बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जनरल मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड फ्रैक्चर्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि अपर लिंक्स और लोअर लिंक्स के फ्रैक्चर्स की मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं और उनकी क्या क्या मैनेजमेंट है उसके बारे में आज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अपर एक्सट्रीमिटीज़। फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल के फ्रैक्चर में हम दो तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। फिगर 8 बैंडेज फॉर 3 to 8 वीक्स। ये वाली जो बैंडेज है इस तरह की फिगर 8 बैंडेज इसको बोलते हैं। अगर इसको हम देखें तो 8 जिस तरह की 8 की फिगर होती है उसी तरह की इसकी फिगर नज़र आ रही है, इसी वजह से इसको फिगर 8 बैंडेज का नाम दिया जाता है। ये 3 से 6 वीक के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अगर फ्रैक्चर हो तो उसके लिए हम जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है कि हम उसे ओपन करें। ठीक है, सर्जिकली ओपन करने के बाद उसको हम उसके एजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ें और उसको इंटरनली फिक्स करते हैं। ठीक है, विद नेल्स एंड स्क्रूज। जब उसको फिक्स कर देंगे तो उसको बोलते हैं ओपन रिडक्शन, यानी कि ओपन करके हमने उससे अपनी जो उसकी करेक्ट पोजीशन थी उसी का सेट किया और उसे इंटरनली हमने फिक्स कर दिया। ओपन फ्रैक्चर्स एसोसिएटेड विद न्यूरोमस्कुलर इंजरी, ये यूजुअली किन फ्रैक्चर्स के लिए करते हैं जो ओपन फ्रैक्चर होते हैं, यानी कि जिनमें जो बोन होती है वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज हो रही होती है, जिसमें स्किन की कंटिन्यूटी रप्चर हो चुकी होती है, जिसमें स्किन की कंटिन्यूटी डिसरप्ट होती है। ठीक है, उन कंडीशन में ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन की जाती है। ठीक है, इसमें न्यूरोमस्कुलर इंजरी के चांसेस होते हैं इस सर्जरी के, इस फ्रैक्चर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट अगर डिसलोकेट हो जाए तो उसके लिए चंद एक मेथड है जिसके थ्रू हम शोल्डर जॉइंट को दोबारा अपनी करेक्ट पोजीशन पर लेके जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है वो है कॉचर्स मेथड। कॉचर्स मेथड में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्शन करेंगे, मीन्स उसको बाहर की तरफ लिटरली उसको आपने खींचना है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद जो बाजू है उसको एक्सटर्नली आपने रोटेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्शन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद एडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने बाजू को एडक्ट करना है। ठीक है, मीडियल साइड की तरफ बाजू को एडक्ट करना है। ट्रैक्शन करने के बाद उसको एक्सटर्नल रोटेशन देने के बाद आपने उसको मीडियली यानी कि बॉडी की तरफ उसको एडक्ट किया। एडक्ट करने के बाद इंटरनल रोटेशन, उसको इंटरनली उसको रोटेट करना है। ठीक है, समझ आई है? यस सर। इस पहली फिगर में देखें ट्रैक्शन की है, यानी कि बाजू को बाहर की तरफ खींचा है। खींचने के बाद उसको ये एरो की मदद से आपको पता चलेगा एक तो ट्रैक्शन दी हुई है, दूसरा उससे एक्सटर्नली रोटेट किया है। ट्रैक्शन, एक्सटर्नली रोटेशन। ठीक है, उसके बाद उसको एडक्ट किया है, यानी कि मीडियल साइड पे लेके गए, इसको बोलते हैं एडक्शन। ठीक है, एडक्शन करने के बाद उसको मीडियली रोटेट कर दिया, बाजू को इस साइड पे रोटेट कर दिया। ठीक है, बॉडी की तरफ। ये इस मेथड को बोलते हैं कॉचर्स मेथड। उसके बाद है हिपोक्रेटिक मेथड। हिपोक्रेटिक मेथड में क्या होगा, द हिपोक्रेटिक मेथड इज परफॉर्म्ड विद द पेशेंट लाइंग इन स्पाइन पोजीशन। पेशेंट सीधा लेटा हुआ होगा स्पाइन पोजीशन में। द प्रैक्टिशनर होल्ड्स द अफेक्टेड लिम्ब बाय द फोरआर्म एंड हैंड ऑफ द पेशेंट। जो प्रैक्टिशनर होगा वो उसके अफेक्टेड लिम्ब को फोरआर्म और हैंड से होल्ड करेगा। The practitioner then place his heel in the axilla of the patient. उसके बाद अपनी heel को पेशेंट के एक्जिला में प्लेस करेगा, acting as fulcrum while the arm of the patient is adducted. यानी कि heel को दरमियान में रखने के बाद पेशेंट के आर्म को अडक्ट करेगा, यानी कि उसके बॉडी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इस एडक्शन की वजह से क्या होगा, दिस इनिशिएट द रिडक्शन। एडक्शन की वजह से फिर उसकी रिडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो डिसलोकेशन हुई है वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा जॉइंट। इज दैट क्लियर? यस सर। पहला था कॉचर्स मेथड, सेकंड है हिपोक्रेटिक मेथड, उसके बाद है हैंगिंग आर्म और स्टिम्सन्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टिम्सन्स मेथड यूजुअली रिक्वायर्स द पेशेंट टू हैव अ पावरफुल एनाल्जेसिक बिफोर
और यानी कि ये वाला मेथड करने से पहले पेशेंट को पावरफुल एनाल्जेसिक देंगे ताकि उसको पेन ना हो, क्योंकि ये वाला जो मेथड होता है अच्छा खासा पेनफुल होता है, थोड़ा लेंथी होता है और पेनफुल होता है। एंड हैज़ द पेशेंट प्रोन ऑन टेबल विद द अफेक्टेड आर्म हैंगिंग डाउन इन फॉरवर्ड फ्लेक्शन। और उसमें क्या होगा, पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में, ठीक है ना, उल्टा लेटा हुआ होगा प्रोन पोजीशन में ऑन द टेबल विद द अफेक्टेड आर्म हैंगिंग डाउन इन फॉरवर्ड फ्लेक्शन। और उसमें क्या होगा, जो अफेक्टेड आर्म होगा वो नीचे हैंग कर रहा होगा, ठीक है। आ सैंड बैग इज प्लेस्ड अंडर द क्लेविकल, एक सैंड बैग को इसके साथ बांध देंगे, ठीक है, ऑन द अफेक्टेड साइड, यानी कि इस साइड पे जो अफेक्टेड साइड है। एंड एन अप्रोक्स, यानी कि उसका वजन कितना होगा 10 IB, वेट इज अप्लाइड ऑन द रिस्ट ऑन द अफेक्टेड साइड, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 IB जो वेट होगा, 10 पाउंड वेट जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा अफेक्टेड लिम्ब के ऊपर। ये थोड़ा सा एक तो लेंथी प्रोसेस है और दूसरा बहुत पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। इसलिए पेशेंट ये प्रोसेस करने से पहले, ये वाला मेथड अप्लाई करने से पहले पेशेंट को पावरफुल एनाल्जेसिक देंगे ताकि पेशेंट पेन को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर। शोल्डर डिस्लोकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर। ब्रॉड आर्म स्लिंग मिनिमली डिस्प्लेस्ड, जो ब्रॉड आर्म स्लिंग है, इसको बोलते हैं ब्रॉड आर्म स्लिंग, ठीक है। ये किस फ्रैक्चर के लिए यूज़ की जाती है, मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। वो अपनी बोन ब्रेक होने के बाद उसी जगह पे रही है, ब्रेक होने के बाद एक दूसरे से अलहदा नहीं हो गया पीस, ठीक है। अ ब्रॉड आर्म स्लिंग कॉलर एंड कफ और शोल्डर इमोबिलाइजर may be prescribed for patients suffering an injury to their arm or shoulder, ठीक है। ये वाली जो स्लिंग है इसका काम क्या होगा, ये इमोबिलाइजर है, इसने शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट को क्या करना है, इमोबिलाइज कर देना है, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट को रोक देना है, ठीक है। तो उन पेशेंट्स को जिनका आर्म और शोल्डर की इंजरी हुई है उनके लिए हम ये वाली स्लिंग प्रिस्क्राइब करेंगे। Each of these act to support and splint the limb in a comfortable position close to the body to allow healing. ये काम क्या करेगा कि ये वाला स्लिंग सपोर्ट करेगा अपर लिम्ब को एक कंफर्टेबल पोजीशन में, और उस आर्म को इतनी रेस्ट देगा ताकि वो जो बोन ब्रेक हुई है, ठीक है, जो फ्रैक्चर हुआ है वो दोबारा हील हो सके, ठीक है। द टाइप ऑफ स्लिंग यूज्ड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी। ये जो स्लिंग की टाइप है ये वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी है और किस जगह पे इंजरी है, ठीक है। उसके बाद है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ये था उस फ्रैक्चर के लिए जो मिनिमली डिस्प्लेस था, जो फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर होने के बाद अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, अपनी जगह बोन के दोनों एंड एक दूसरे से अवे हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर चले गए हैं। And open reduction and internal fixation puts pieces of a broken bone into place. 1 minute please. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। उसके बाद हम डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की बात कर रहे थे। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं उसके लिए हमारे पास मेथड होता है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा, यानी कि स्किन को ओपन करेंगे, स्किन के ऊपर कट लगा के उस बोन को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद उसको हम अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर फिक्स करेंगे, ठीक है। अपने प्रॉपर पोजीशन पे लाने के बाद उसको हमने फिक्स करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेल्स एंड स्क्रूज। प्लेट लगा के प्लेट के ऊपर नेल्स के थ्रू उसको हम इस तरह फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा है, ओपन रिडक्शन एंड
open reduction and internal fixation. An open reduction and internal fixation puts pieces of a broken bone into place using surgery. An open reduction and internal fixation is often done as an emergency procedure when a broken bone is in many pieces. ठीक है, ये emergency में किया जाता है जिस वक्त bone के काफ़ी ज़्यादा pieces हो चुके हों. जनरल एनेस्थीसिया विल बी गिवन क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, तो इसलिए पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है. ठीक है. एंड एक्सरे विल बी डन टू मेक श्योर द बोन इज इन द राइट प्लेस. यानी कि ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करने के बाद जब बोन को क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन एक एक्सरे लिया जाता है ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि जिस बोन को हमने रिड्यूस किया है यानी कि अपनी जगह पे फिक्स किया है, आया कि वो अपनी जगह पे ठीक तरह से पड़ी हुई है या फिर दोबारा से वो जो पीसेज हैं आगे पीछे हो गए हैं. ठीक है, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए पोस्ट ऑप एक्सरे लिया जाएगा. इज दैट क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. उसके बाद ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर. अब ह्यूमरस की जो शाफ्ट है, ठीक है, ये वाला जो मिडल पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर जो फ्रैक्चर होगा उसके बारे में हम बात करते हैं. द ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म. A humeral shaft fracture is a fracture of the long bone, narrow part of the bone. ये वाला इसका नैरो पार्ट है. ठीक है, इसमें जो फ्रैक्चर होगा उसको ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर बोलते हैं. ठीक है, a humeral shaft fracture may be treated with or without surgery. इसको सर्जरी के थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है, विदाउट सर्जरी भी ट्रीट किया जा सकता है. यानी कि अगर तो ये ऑब्लिक फ्रैक्चर है जिसमें मल्टीपल पीसेस नहीं बने तो उसको हम कोशिश करेंगे कि विदाउट सर्जरी क्लोज फिक्सेशन कर दें. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्चर पैटर्न एंड एसोसिएटेड इंजरीज. डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस तरह का है और उसके साथ इंजरीज कौन कौन सी हैं. ठीक है, द रेडियल नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज इन ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर. जब भी ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर होगी तो इसके इर्द गिर्द रेडियल नर्व जो होती है वो पास हो रही होती है. ठीक है, तो ह्यूमरस शाफ्ट के फ्रैक्चर के दरमियान रेडियल नर्व इंजरी के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो रेडियल नर्व पाल्सिस के आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर. इसके लिए हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट एंड स्क्रूज कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह ओपन करके, ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे, बोन को अपनी प्रॉपर जगह पे लेके आएंगे. प्रॉपर जगह पे लाने के बाद प्लेट और स्क्रूज की मदद से उसको हम फिक्स कर देंगे. उसके अलावा इंट्रामेडुलरी नेलिंग, इसके दरमियान में एक कैविटी होती है जिसको मेडुला बोलते हैं. ठीक है, उसके अंदर हम नेल डाल देते हैं, उसके अंदर एक रोड टाइप की कोई चीज़ डाल देंगे. ठीक है, और उसको हम फिक्स कर देंगे. ठीक है, वो इसको एक सपोर्ट देगी. सपोर्ट देने के बाद उसको हम जब फिक्स कर देंगे तो बोन हील हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर. अ डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द लोअर एंड ऑफ द अपर आर्म बोन ह्यूमरस. ठीक है, जो ह्यूमरस का लोअर एंड है उसमें अगर कोई ब्रेक आएगा, उसमें अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो उसको वो डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर बोलते हैं. वन ऑफ 3 बोन्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट. ये उन 3 बोन्स में से एक है जो कि एल्बो जॉइंट बनाने में रोल अदा करते हैं. ठीक है, एल्बो जॉइंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है. एक तो ह्यूमरस का लोअर एंड होगा, उसके बाद रेडियस और अल्ना का अपर एंड होगा. ठीक है, A fracture in this area can be very painful and make elbow motion difficult or impossible. इस एरिया का जो फ्रैक्चर होगा एक तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा क्योंकि इस जगह पे रेडियल नर्व और अल्नर नर्व की गुजर रही होती है, उनके इंजरी की वजह से जो पेन सेंसेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, उसके अलावा इस फ्रैक्चर की वजह से एल्बो जॉइंट की जो मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी. पेशेंट ज़रा सा भी मूव करेगा तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पेन होगी. इसलिए वो कोशिश करेगा कि इस जॉइंट को इसकी मूवमेंट को मिनिमाइज कर दे. अ ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर में बी ट्रीटेड विद और विदाउट सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्चर पैटर्न. सॉरी, ये थोड़ा गलत इसमें आ गए. बाकी जो ऊपर वाला है वो उसी तरह. ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट है. ठीक है,
उसके अलावा अ टेम्परेरी स्प्लिंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द शोल्डर टू फोर आर्म and holding the elbow bent at 90 degree can be used for initial management of the fracture. इसके इनिशियल मैनेजमेंट के लिए क्या है कि हम स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं जो कि एल्बो को 90 डिग्री के एंगल पे रखेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, पेन में कमी होगी, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे, जो शोल्डर एल्बो जॉइंट होगा उसको इमोबिलाइज कर देंगे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। इनिशियल मैनेजमेंट है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो उसके पीसीज होंगे उनको आपस में जोड़ के नेल द स्क्रू की मदद से उनको फिक्स कर देंगे और जो वुंड होगा उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। यह डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर। उसके बाद है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन। इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। इसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिस्प्लेस्ड सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस आर routinely managed with traction और close reduction and casting, ठीक है। इसमें ट्रैक्शन होता है किसी चीज़ को थोड़ा खींच के रखना ताकि वो अपनी जगह पे रहे, ठीक है। जो चीज़ डिस्प्लेस होगी उसको खींच के अपनी जगह पे लेके आना, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन। और क्लोज रिडक्शन, और मैनुअली उसको, यानी कि कोई वुंड नहीं है, ठीक है, और हम उसे मैनुअली अपनी जगह पे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एंड कास्टिंग, और अपनी जगह पे फिक्स करने के बाद उसको हम फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कास्ट, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट फिक्सेशन। इसमें क्या करेंगे, क्लोज रिडक्शन इज अ प्रोसीजर टू सेट अ ब्रोकन बोन विदाउट कटिंग द स्किन ओपन। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम स्किन को कोई कट नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन बोन के जो ब्रोकन पीस होगा उसको अब दोबारा अपनी जगह पे सेट करेंगे। द ब्रोकन बोन इज पुट बैक इन द प्लेस which allows it to grow back together। उसको अपनी जगह पे दोबारा रखेंगे, ठीक है, अपनी जगह पे उसको दोबारा फिक्स करेंगे और उस जगह पे जब उसे फिक्स करेंगे तो वो दोबारा हील हो जाएगी। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज डन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द बोन ब्रेक। ये उस वक्त इसके जो रिजल्ट्स होंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे जितना जल्दी, यानी कि इंजरी होने के फॉर एग्जांपल 2 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर अगर ये फिक्सेशन कर दी जाए, क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट फिक्सेशन, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। टाइप 3 में क्या है, ट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लोली एंड जेंटली पुलिंग ऑन अ फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड बॉडी पार्ट। इसमें क्या होगा, स्लोली पुल करना है उन बॉडी पार्ट्स को जो फ्रैक्चर हुए हैं या डिसलोकेट हुए हैं, यानी कि अगर फ्रैक्चर्ड बोन है तो उसको स्लोली पुल करना है ताकि वो अपनी जगह पे चली जाए। अगर डिसलोकेटेड बोन है उसको स्लोली पुल करना है ताकि वो अपनी जगह पे वापस चले जाए। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल सच एज फिजियोथेरेपिस्ट यूजिंग रूप्स। ये यूजुअली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जैसा कि फिजियोथेरेपिस्ट, वो इस मैनुअल को परफॉर्म करते हैं। इस रूप्स की, यानी कि जो रस्सियाँ होंगी उनकी मदद से, पुली की मदद से, ठीक है। अगर आपने कभी हॉस्पिटल का विजिट किया हो, ऑर्थोपेडिक वार्ड में आपको डिफरेंट बेड के ऊपर पुलीज लगी हुई नजर आएंगी और उसके अलावा रूफ्स लगी हुई नजर आएंगी। अगर किसी पेशेंट को देखा हो तो उस पर आपको ट्रैक्शन किस तरह की जाती है वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड वेट्स मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट यूजिंग देयर हैंड्स और अ स्मॉल टूल टू मैनिपुलेट योर मसल्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। जो मैनिपुलेशन है वो थेरेपिस्ट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों की मदद से, और उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आपके मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज को मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेशंस आर डिलीवर्ड देयर मैनुअली और इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड, यानी कि वो जो मैनिपुलेशन होगी या तो मैनुअली की जाएगी यानी कि हाथों की मदद से या इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ओपन रिडक्शन एंड के वायरिंग इफ क्लोज रिडक्शन फेल्ड और वस्कुलर इंजरी अकर, ठीक है। अगर तो क्लोज रिडक्शन फेल हो गई है, ठीक है, या कोई वस्कुलर इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ओपन रिडक्शन करेंगे। ओपन रिडक्शन करके के वायर उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। के वायर की मदद से उसको अपने रिड्यूस करेंगे, यानी कि उसको ओपन करके रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके के वायर की मदद से उसको फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद उनको क्लोज कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर?
आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. उसके बाद है रेडियल हेड फ्रैक्चर। रेडियल रेडियस के हेड के फ्रैक्चर की हम बात करते हैं। रेडियल हेड फ्रैक्चर आर कॉमन इंजरीज अकरिंग इन अबाउट 20% ऑफ ऑल एक्यूट एल्बो इंजरीज। ठीक है, जितने भी एल्बो की इंजरीज होती हैं उनमें से 20% रेडियल हेड की इंजरीज हैं। ठीक है, टोटल इंजरीज का अगर निकाला जाए तो 20% जो इंजरीज हैं वो रेडियल हेड की हैं। मैनी एल्बो डिसलोकेशंस आल्सो इन्वॉल्व फ्रैक्चर्स ऑफ रेडियल हेड। अगर एल्बो जॉइंट डिसलोकेट होगा तो उसमें मोस्टली रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, वन इज रिसेक्शन वेयर द फ्रैक्चर्ड रेडियल हेड इज रिमूव्ड, यानी कि एक जो उसमें ट्रीटमेंट है वो ये है कि रेडियस का जो हेड है उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड अदर टाइप इज ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अगर रेडियल हेड को बचाना है तो उसके लिए ओपन रिडक्शन करेंगे। ठीक है, एंड इंटरनल फिक्सेशन वेयर द फ्रैक्चर्ड बोन इज पुट बैक इनटू पोजीशन एंड फिक्स्ड इन प्लेस बाय वेरियस डिवाइसेस सच एज स्क्रूज। ठीक है, उसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए स्क्रूज की मदद ली जा सकती है, प्लेट्स की मदद ली जा सकती है, नेल की मदद ली जा सकती है। ठीक है ना, ये देखिए, या तो इसको इसके ये वाला इसका हेड है। ठीक है, रेडियस का, या तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर रिमूव नहीं करना तो फिर क्या करना होगा, ओपन रिडक्शन ओपन करेंगे, इसको अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। ठीक है, और फिक्स करने के बाद उसको अपनी जगह पे रखने के लिए नेल्स और स्क्रूज की मदद से उसको फिक्स करके ऊपर से जख्म को क्लोज कर देंगे। उनको क्लोज करने के बाद ये पोस्ट ऑपरेशन एक्सरे है। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद ये एक्सरे लिए गए ताकि मेक श्योर किया जाए कि जिस बोन को हमने फिक्स किया है वो अपनी जगह पे है या नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये वाली स्लिंग यूज की जाती है। उसके बाद है ओलियोक्राइनल फ्रैक्चर, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स। ठीक है, जो फ्रैक्चर्स डिस्प्लेस्ड नहीं होंगे उनके लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जाएगी। ठीक है, उनके लिए जस्ट ये है कि उस एल्बो जॉइंट को जो क्या कराएंगे, हम इमोबिलाइज करवा देंगे। एल्बो जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको रोक देंगे। जब मूवमेंट को रोक देंगे, चूँकि ये वाला जो ओलियोक्राइनल फ्रैक्चर हुआ है ये डिस्प्लेस्ड नहीं है, अपनी ही जगह पे पड़ा है, तो वो दोबारा हील हो जाएगा। ठीक है, टेंशन बैंड वायरिंग एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा आर्टिकुलर। इसमें क्या है, यूजिंग द ड्रिल गाइड इंट्रोड्यूस द फर्स्ट 1.6 मिलीमीटर के वायर medially through the proximal end of the olecranon। इसमें क्या करेंगे, proximal end से क्या करेंगे, medially एक वायर के वायर को हम इंटर करवाएंगे। aim the drill towards the anterior cortex। उसका हमारा जो एम है कि हमने किस साइड को लेके जाना है, एंटीरियर कॉर्टेक्स की तरफ लेके जाना है। पासिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू द जॉइंट। ठीक है, और उसको कोशिश करना है कि बिल्कुल जॉइंट के नज़दीक से गुजरे। ठीक है, लीव इनफ स्पेस ऑन द लेटरल साइड फॉर सेकंड के वायर, और दूसरे लेटरल साइड पे इतनी स्पेस छोड़ देनी है कि वहाँ से एक और के वायर को गुजारा जा सके। ड्रिल द के वायर थ्रू बोथ कॉर्टेक्सेस। ठीक है, और दोनों तरफ से यानी कि के वायर को गुजारना है। प्लेट फिक्सेशन, उसके अलावा प्लेट के साथ उसको फिक्स किया जा सकता है, यानी कि प्लेट लगा के उसके अंदर स्क्रूज को फिट करके कम्युनिकेट फ्रैक्चर, यानी कि जिसमें ज़्यादा पीसेज होंगे उन सारे पीसेज को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। फिक्स करके प्लेट के साथ वहाँ पे स्क्रूज को फिट कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी जगह पे रहें, एक इधर उधर मूव ना करें। ठीक है, और वो उसी जगह पे फिर हील हो जाएंगे। प्लेट फिक्सेशन इज यूजफुल इन इंस्टेंस ऑफ ऑब्लिक और ट्रांसवर्स olecranon fracture, non-union or in any circumstances in which shortening is to be avoided। इसमें क्या होगा, प्लेट फिक्सेशन किस काम के लिए यूज़ की जाती है, अगर तो ऑब्लिक और ट्रांसवर्स ओलियोक्राइनल फ्रैक्चर हो या नॉन यूनियन हो, यानी कि हमने उससे टाइम दिया लेकिन वो उसे फिक्स करके टाइम दिया लेकिन वो अपनी जगह पे दोबारा यूनाइट नहीं हुआ, दोबारा बोन हील नहीं हुई, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेट फिक्सेशन कर सकते हैं। और इन सर्कमस्टांसेस इन विच यानी कि बोन के छोटे होने के चांसेस हो, उस कंडीशन में हम प्लेट के साथ इसे फिक्स कर सकते हैं। हुक्ड पर काउंटर्ड एंड लॉकिंग प्लेट हैव इम्प्रूव्ड द मैकेनिकल फिक्सेशन फीचर्स ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें जस्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसकी इंडिकेशंस हमने देख लिए। इंडिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किन इंडिकेशंस में हमने प्लेट्स और स्क्रूज की मदद से उसे फिक्स करना है। ठीक है, जब हमारे पास इंडिकेशन होंगे ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लेट्स और स्क्रूज के साथ उसको फिक्स करना है। प्लेट्स और स्क्रूज के साथ फिक्स करने के बाद उसको क्लोज कर देना है और 3 वीक्स के लिए जो एल्बो जॉइंट होगा उसकी जो मूवमेंट है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है, यानी कि एल्बो जॉइंट को इमोबिलाइज कर देना है। ठीक है, और पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन के बाद एक एक्सरे लेना है ताकि मेक श्योर किया जा सके कि जो जिन पीसेस को हमने फिक्स किया है वो अपनी जगह पे हैं या नहीं। उसके बाद है फोर आर्म फ्रैक्चर। फोर आर्म फ्रैक्चर इन अडल्ट्स, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट्स। ठीक है, अडल्ट्स में अगर फोर आर्म फ्रैक्चर होगा तो उसमें ओपन रिडक्शन होगी और उसको इंटरनली फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स एंड स्क्रूज। उसके बाद चिल्ड्रन, इन केस ऑफ चिल्ड्रन क्लोज रिडक्शन विद कास्ट फिक्सेशन। ठीक है, उसको मैनुअली मैनिपुलेट करके क्लोज रिडक्शन उसकी करेंगे। चिल्ड्रन के अंदर जो हीलिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, वो उसको जस्ट रिड्यूस करके उसको फिक्स कर देंगे तो वो चंद एक वीक्स में दोबारा जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मोन्टेजिया एंड ग्लेजी फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा? मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन रेफर्स टू डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। इसमें रेडियल हेड की डिसलोकेशन होती है। प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट बॉडी की तरफ होता है ना, यानी कि एल्बो जॉइंट की तरफ की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। एल्बो जॉइंट के पास जो रेडियस और अल्ना का आपस में जॉइंट है उसको प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। विद फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना, इसमें क्या होगा? अल्ना का फ्रैक्चर होगा। डिसलोकेशन रेफर्स टू डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड विद फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, यानी कि रेडियल हेड की डिसलोकेशन होगी और उसके साथ में अल्ना का फ्रैक्चर होगा। द ग्लेजी फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ मिडल डिस्टल 1/3 of the radius associated with dislocation or subluxation of distal radio ulnar joint। जो ग्लेजी फ्रैक्चर होगा इसमें क्या होगा? रेडियस का जो मिडल शाफ्ट होगा इस जगह पे उसका फ्रैक्चर होगा और उसके बाद जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है वो या तो उसकी सबलक्सेशन होगी, यानी कि सबलक्सेशन होगी, या डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का आपस में डिसलोकेशन होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद अगर हम उसे मैनुअली नहीं कर सकते तो बाद में इसके लिए जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ठीक है, इसके लिए हम स्किन को ओपन करेंगे, बोन को रिड्यूस करेंगे अपनी जगह पे विद द हेल्प ऑफ नेल्स एंड स्क्रूज फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद दोबारा स्किन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोलिस फ्रैक्चर। Colles fracture. A Colles fracture is a type of fracture of distal forearm in which the broken end of the radius is bent backwards। ठीक है, इसमें क्या होगा? Colles fracture होता है ये distal end of the forearm। ठीक है, हाथ के बिल्कुल साथ जो रेडियस का अगर फ्रैक्चर हो तो उसको Colles fracture बोलते हैं। Symptoms may include pain, swelling, deformity and bruising। पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, उसके अलावा डिफॉर्मिटी हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड डैमेज टू द मीडियन नर्व। कोलिस फ्रैक्चर की वजह से मीडियन नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। इट टिपिकली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड। ठीक है, अगर आउटस्ट्रेच हैंड हो और पेशेंट फॉल करे आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर तो उस कंडीशन में कोलिस फ्रैक्चर कॉमन है। ठीक है, क्लोज रिडक्शन विद कास्ट फिक्सेशन। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है इसको क्लोज यानी कि ओपन नहीं करेंगे, इसको क्लोजली हम रिड्यूस करेंगे और उसको कास्ट की मदद से फिक्स कर देंगे और ताकि कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये है आउटस्ट्रेच हैंड। आउटस्ट्रेच हैंड अगर होगा तो उसको कोलिस फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर इनवर्ड होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फ्रैक्चर होगा उसको स्मिथ फ्रैक्चर बोलेंगे। वो इस सेम पॉइंट है जिस जगह पे फ्रैक्चर हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि कैसे फ्रैक्चर हो रहा है। अगर आउटस्ट्रेच में हुआ है तो उसको कोलिस फ्रैक्चर बोलेंगे, अगर इनवर्ड उसकी पोजीशन है तो उस कंडीशन में उसको स्मिथ फ्रैक्चर बोलेंगे। स्मिथ फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस। इसमें भी डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है। सो ऑल्दो इट कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट ब्लो
to the dorsal forearm or by fall with the wrist flexed। ये इसका एक तो ऐसे है कि इस तरह पेशेंट गिरे कि उसका जो हैंड हो इस तरह हो, ठीक है, इंटरनली इनवर्ड फ्लेक्स हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई इसके डोर्सम वाली साइड पे इस जगह पे किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से हिट करे तो उस कंडीशन में भी स्मिथ फ्रैक्चर हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई हिट करे, ठीक है, डोर्सम पे, तो उस कंडीशन में भी स्मिथ फ्रैक्चर हो सकता है। The most common mechanism of injury for Smith fracture occurs in a palmar fall with the wrist joint slightly dorsiflex। इस तरह का होगा जब ये स्मिथ फ्रैक्चर होगा। ये इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। ऐसे वो पेशेंट बताएगा कि उसका हाथ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था जब वो गिरा, तो उसके बाद से ये पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, मैं अपने हाथ को मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस इन सिम्टम्स के साथ आएगा। जब एक्सरे करवाएंगे तो आपको डिस्टल एंड जो होगा रेडियस का, वहाँ पे फ्रैक्चर मिलेगा, ठीक है। उसको हम स्मिथ फ्रैक्चर का नाम है। इसके लिए हम कैसे करेंगे? क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट फिक्सेशन एज वी डिड फॉर कोलिज फ्रैक्चर। उसके बाद है स्कैफॉइड फ्रैक्चर। स्कैफॉइड होती है रिस्ट जॉइंट की बोन है, ठीक है। स्कैफॉइड फ्रैक्चर इज अ ब्रेक ऑफ द स्कैफॉइड बोन इन द रिस्ट। Symptoms generally include pain at the base of the thumb, which is worse with use of hand, ठीक है। थंब की बेस पे पेन होगी जब हम अपने हाथ से कोई काम करने लगेंगे, स्पेशली जिस वक्त हम अपने थंब को मूव करेंगे, उस वक्त वो पेन जो होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। द एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स इज जनरली टेंडर एंड स्वेलिंग में अकर। जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है वहाँ पे आपको स्वेलिंग मिल सकती है, क्योंकि वो किस जगह पे होता है? थंब की बेस में होता है, ठीक है। थंब की बेस में स्नफ बॉक्स होता है, डोर्सम ऑफ द हैंड की तरफ अगर आप देखें तो थंब की बेस पे आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स नजर आएगा, ठीक है। तो उस जगह पे आपको स्वेलिंग नजर आ सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर। अगर ये जो फ्रैक्चर है ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकता है कि आप फ्रैक्चर को फिक्स किया लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ एक मुकर्रर टाइम जो हमने फिक्स किया होता है कि कम से कम इतने टाइम के बाद फ्रैक्चर को हील हो जाना चाहिए, उतने टाइम के बाद दोबारा जब उसका एक्सरे किया गया, दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया, तो अभी तक वो जो बोन थी स्कैफॉइड बोन आपस में नहीं थी। अवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है और उसके अलावा आर्थराइटिस यानी कि बोन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। प्लास्टर इमोबिलाइजेशन ऑफ रिस्ट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। अगर वो जो फ्रैक्चर रिस्ट का फ्रैक्चर है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टर की हेल्प से उसको इमोबिलाइज किया जा सकता है। इंटरनल फिक्सेशन डिस्प्लेस्ड अनस्टेबल एंड प्रोक्सिमल पोल फ्रैक्चर, ठीक है। अगर वो डिस्प्लेस्ड है, अनस्टेबल है, ठीक है, बार बार अपनी जगह से हट जाता है, और उसके अलावा प्रोक्सिमल पोल का अगर फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में हम उसको ओपन करके इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी इंटरनल फिक्सेशन हुई। उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज। फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। अ पेल्विक फ्रैक्चर इज अ ब्रेक ऑफ द बोन A pelvic fracture is the break of a bony structure of the pelvis, यानी कि pelvic bone जो होगी उसमें discontinuation आएगी। This includes any break of the sacrum, इसमें sacrum का फ्रैक्चर आ सकता है। हिप बोन में कौन सी 3 बोन्स आती हैं? ischium, pubis and ilium, और टेल बोन, और उसके अलावा ये वाली जो टेल होती है ना इस साइड पे, टेल बोन, इसका फ्रैक्चर हो सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड पेन पर्टिकुलरली विद मूवमेंट। इसकी अलामात क्या होंगी कि पेशेंट कहेगा कि जब मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शदीद पेन होती है। इसके लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जा सकती है, स्टेबल। जी जी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके जी, अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। इसके लिए अगर तो पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, और वो बोन्स अपनी जगह पे हैं, तो तब हम उसके लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि पेशेंट को इमोबाइल कर देना, ठीक है, ताकि वो बोन अपनी जगह पे पड़ी रहे। जब पेशेंट मूव नहीं करेगा
तो वो बोन अपनी जगह पे हील हो जाएगी, ठीक है। अगर अनस्टेबल है यानी कि बोन अपनी जगह से मूव कर रही है तो प्लेट फिक्सेशन करेंगे, उस जगह पे हम प्लेट्स और स्क्रूज की मदद से उसको फिक्स कर देंगे ताकि बोन अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। जब फिक्स हो जाएगी तो वो उस जगह पे फिर हील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है एसिटाबुलर फ्रैक्चर। एसिटाबुलम होता है जिस जगह पे जो फीमर है उसका हेड आके अटैच होता है, ठीक है। फीमर जिस जगह फीमर का हेड हिप बोन के अंदर जिस जगह पे आके अटैच होता है उसे एसिटाबुलम बोलते हैं, ठीक है। एसिटाबुलर फ्रैक्चर, उसका अगर फ्रैक्चर हो तो उसे एसिटाबुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। एंड एसिटाबुलर फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द सॉकेट पोर्शन ऑफ द बॉल एंड सॉकेट हिप जॉइंट, ठीक है। वो इस फीमर और हिप जॉइंट का जो जॉइंट होगा उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, यानी कि ये जॉइंट की किस्म है। द हिप सॉकेट फ्रैक्चर आर नॉट कॉमन, ये वाली जो फ्रैक्चर है ये कॉमन नहीं है, बहुत रेयर फ्रैक्चर है। दे अकर मच लेस फ्रीक्वेंटली देन फ्रैक्चर ऑफ अपर फीमर और फीमोरल हेड। मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर होता है वो होता है फीमर अपर फीमर का, ठीक है, और हेड ऑफ द फीमर का, ठीक है। हेड और नेक जो है ना फीमर की, वहाँ उसका फ्रैक्चर जो है वो कॉमन है। नॉन ऑपरेटिव स्टेबल अनडिस्प्लेस्ड, ठीक है। अगर तो स्टेबल है और अनडिस्प्लेस्ड है तो उसको जस्ट इमोबिलाइज करना है, ठीक है। यानी कि वो अपनी जगह पे फ्रैक्चर हुआ है एसिटाबुलम का लेकिन वो अपनी जगह पे ही पड़ा है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस जगह पे जस्ट पेशेंट को इमोबिलाइज करना है और टाइम देना है ताकि वो हील हो जाए। इंटरनल फिक्सेशन, अगर वो इनस्टेबल है और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है तो उस कंडीशन में ओपन करके उसको रिड्यूस करना, ओपन करके उसको फिक्स करना, ठीक है। ये देखिए ये एसिटाबुलम है, ठीक है, और ये क्या है हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। अगर इस एसिटाबुलम का फ्रैक्चर होगा अगर तो वो अनडिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड नहीं है तो जस्ट उसको इमोबिलाइज करना है, ठीक है। अगर डिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से हिल गया है, अपनी जगह से दूर है तो उसको हमने फिर दोबारा ओपन करके फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, ठीक है, नेल्स एंड स्क्रूज। उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल फीमर। अभी प्रॉक्सिमल फीमर की फ्रैक्चर की बात करते हैं। प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर आर अ मेजर कॉज ऑफ morbidity and fertility and occurs much more frequently in older people, ठीक है। इस अपर फीमर फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट अच्छा खासा सिक हो सकता है, ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली किन में होता है एल्डरली पीपल में, ठीक है, जो ओल्ड पीपल होंगे क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो बोन होगी वो वीक हो चुकी होती है, ठीक है। जब बोन वीक हो चुकी होती है माइनर ट्रॉमा भी फ्रैक्चर कॉज करवा सकता है। इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनका जो बोन होगी वो वीक हो चुकी होगी। माइनर ट्रॉमा भी क्या है कि प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर करवा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली दीज fractures occur in femoral neck or intertrochanteric region and require surgical repair। जो मोस्ट कॉमनली ये जो फीमर के फ्रैक्चर होते हैं ये फिमोरल नेक पे हो सकते हैं या एक लेसर ट्रोकेंटर होता है और एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ठीक है। उनके दरमियान में एक लाइन होती है जिसे इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। या तो फिमोरल नेक का मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हो सकता है या इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। पेशेंट विद फिमोरल नेक फ्रैक्चर आर ट्रीटेड विद पिनिंग और हिप आर्थ्रोपैथी। जो पेशेंट फिमोरल नेक फ्रैक्चर के साथ आएंगे उनको कैसे ट्रीट किया जाता है पिन की मदद से और हिप आर्थ्रोपैथी की मदद से, यानी कि उनका हिप जॉइंट जो है उसको रिपेयर किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, एंड द प्रेजेंस एंड डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसके अलावा
जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है, ठीक है। अनडिस्प्लेस्ड जो होगा उसमें क्या करेंगे, इंटरनल फिक्सेशन विद डायनेमिक हिप स्क्रूज। इंटरनल फिक्सेशन विद डायनेमिक हिप स्क्रूज में क्या करते हैं, द डायनेमिक हिप स्क्रू जिसको DHS के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और स्लाइडिंग हिप स्क्रू कैन बी यूज्ड एज अ फिक्सेशन फॉर द नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। जब फीमर नेक फ्रैक्चर होगी तो उसको फिक्स करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसको DHS या डायनेमिक हिप स्क्रू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। This would usually be considered for fractures that occurs outside the hip capsule। ये वाला जो प्रोसेस है ये उन फ्रैक्चर्स के लिए यूज किया जाता है जो कि हिप कैप्सूल के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सूल होते हैं। ओपन स्टेबल इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, कौन से, जो स्टेबल इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर होते हैं उनके लिए। उसके बाद है डिस्प्लेस्ड। अगर डिस्प्लेस्ड फीमर फ्रैक्चर है तो उसमें क्या करेंगे, हेमीआर्थ्रोप्लास्टी। हेमीआर्थ्रोप्लास्टी क्या है, हेमीआर्थ्रोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग हाफ ऑफ द हिप जॉइंट। इसमें हाफ हिप जॉइंट को हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हेमी मींस हाफ एंड आर्थ्रोप्लास्टी रेफर्स टू जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या होता है कि इसमें हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। हेमी का मतलब होता है हाफ। रिप्लेसिंग द इंटायर हिप जॉइंट इज कॉल्ड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अगर सारे टोटल यानी सारा हिप जॉइंट अगर उसको हम रिप्लेस करेंगे तो उसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। A hemiarthroplasty is generally used to treat a fractured hip। जो हेमीआर्थ्रोप्लास्टी है उसको फ्रैक्चर्ड हिप को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ये देखें, आपको शायद यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये वाली चीज जो है इसको फीमर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने हाफ जो हिप जॉइंट है उसको रिप्लेस किया है, इसको हेमीआर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। ये वैसे हिप जॉइंट का नहीं है, ये शोल्डर जॉइंट का बताया गया है, ठीक है। ये स्कैपुला है और ये शोल्डर जॉइंट। इसी तरह का जो प्रोसीजर है वो हिप जॉइंट के साथ भी किया जाता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था ये वाला इंटरनल फिक्सेशन विद डायनेमिक हिप स्क्रू, इस चीज को बोलते हैं इंटरनल फिक्सेशन विद डायनेमिक हिप स्क्रू, ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद है सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर ऑफन आर एसोसिएटेड विद इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। द स्ट्रॉन्ग ग्लूटियल एंड थाई मसल्स क्रिएट अ क्लासिक डिफॉर्मिटी, ठीक है। फ्रैक्चर के बाद ये वाले जो थाई मसल्स होंगे वो बोन को अपनी तरफ पुल करेंगे। जब पुल करेंगे तो उसकी वजह से एक डिफॉर्मिटी, स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, उस फ्रैक्चर को अपनी जगह पे दोबारा रिड्यूस करने के लिए फिक्सेशन विद इंट्रामेडुलरी नेल, यानी कि उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए होती है ताकि वो उन मसल्स की पावर के अगेंस्ट उस बोन को अपनी जगह पे फिक्स कर सके। तो उस काम के लिए हम फिर क्या करेंगे, फीमर के जो मिडुल्ला होगा उसके अंदर हम एक नेल डाल देंगे, यानी कि फीमर के अंदर हम एक रॉड डाल देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे उस रॉड को थ्रू आउट द फीमर, इसको बोलते हैं इंट्रामेडुलरी नेल, ठीक है। और स्लाइडिंग स्क्रू एंड प्लेट, या इसके साथ प्लेट लगा के, ठीक है, उसको इधर से स्क्रूज की मदद से टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद है फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर। अब फीमर के शाफ्ट के फ्रैक्चर की बात करते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट ऑफ द फीमर इज कॉल्ड फेमोरल शाफ्ट when there is a break anywhere along the length of bone, it is called femoral shaft fracture. This type of bone leg almost always requires surgery to heal, ठीक है। इसको हील करने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है, यानी कि सर्जरी की मदद से हम उसे उसकी करेक्ट जगह पे फिक्स करेंगे और फिर करेक्ट जगह पे फिक्स करने के बाद उसको फिक्स करेंगे तो वो अपनी जगह पे हील होगी। द femoral shaft runs from below the hip to where the bone begins to widen at the knee joint, ठीक है। वो हिप से स्टार्ट होके नी जॉइंट तक जिस जगह पे उसका लोअर एंड है वहाँ तक जाती है।
इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक नेल इन अडल्ट्स एंड इंट्रामेडुलरी यानी कि मेडुलरी कैविटी जो होगी फीमर की, उसके अंदर नेल डालेंगे. नेल इज अ मेटल रॉड that is inserted into the medullary cavity of a bone and across the fracture in order to provide a solid support for the fractured bone. Intramedullary nailing is currently considered the gold standard for the treatment of femoral shaft fracture. ठीक है, ये देखिए इंट्रामेडुलरी नेल डाला है, ठीक है, वो उसको एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. इसके बाद ये थी अडल्ट की बात हो, ठीक है. अब अगर बच्चों की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, गैलोज ट्रैक्शन. गैलोज ट्रैक्शन इन केस ऑफ चिल्ड्रन अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग फ्रैक्चर ऑफ द थाई बोन इन यंग चिल्ड्रन. स्किन ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू बोथ लेग्स. इनमें स्किन ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है दोनों लेग्स की. एंड द चाइल्ड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ बीम सो दैट द बटक्स आर जस्ट क्लियर ऑफ बेड, यानी कि बटक्स जो वो बेड से ऊपर उठे हुए. आल्सो नोन एज ब्राइट्स गैलोज ट्रैक्शन. ये देखिए कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, ब्राइट्स गैलोज ट्रैक्शन. इज दैट क्लियर? जी Yes, सर. sir. उसके बाद है टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर. Your tibia is the big bone between your knee and ankle. The shaft is the middle of that bone. Tibial shaft fractures are often, but not always, associated with fracture of the fibula. यानी कि यूजली ये फिबुला के फ्रैक्चर के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज. द मेथड मोस्ट सर्जन्स यूज फॉर ट्रीटिंग टिबिया फ्रैक्चर इज इंट्रामेडुलरी नेलिंग. यानी कि इसके लिए भी जिस तरह फीमर के लिए नेल डाला है, इसके लिए भी इंट्रामेडुलरी नेलिंग की जाती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर अ स्पेशल डिजाइंड मेटल रॉड इज इंसर्टेड इनटू द कैनाल ऑफ द टिबिया. दिस द रॉड passes across the fracture to keep it in position. The intramedullary nail is screwed to the bone at both sides. ठीक है, सेम इसी तरह का प्रोसीजर होता है. ठीक है, इंट्रामेडुलरी नेल डाला और दोनों तरफ पे से स्क्रूज लगा के उसे फिक्स कर दिया. ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेशन अगर करनी हो तो एक्सटर्नल फिक्सेशन ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है. ठीक है, फॉर द टिबियल फ्रैक्चर, और उसको फिक्स किया जाता है ताकि वो मूव ना कर सके. इज दैट क्लियर? यस सर.